नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये आधार और वोटर आईडी के लिंकेज के बारे में है। इन दोनों को लिंक करने के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स अमेंडमेंट बिल पास किया गया। तो उस संबंध में बात कर रहा है ये आर्टिकल। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी इलेक्शन कार्ड, जो कि हमारा वोटर आईडी कार्ड होता है, इपिक कार्ड, और उसी के साथ आधार कार्ड, दोनों को लिंक करने का एक पायलट प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी कंडक्ट किया जा चुका है। इसके क्या रिजल्ट्स रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और इससे जुड़े हुए मुद्दों के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बात करता है कि किस तरीके से हमारे देश में ये अक्टूबर में तय किया गया था कि एक नीति लाएंगे जिस तरीके से प्लास्टिक एक बहुत ही घातक पदार्थ है, घातक चीज़ है हमारे इन्वायरमेंट को, तो इसको कम से कम और इससे रिसाइकल करने के लिए अलग अलग विभिन्न कदम उठाने की बात करेंगे। तो इससे जुड़े हुए मुद्दों के बारे में हम इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं हमारे MCQ के ऊपर। वह यह है कि भूल जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगॉटन, निम्न में फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया गया है निम्न में से किस केस में? आपका ऑप्शन ए है KS पुट्टास्वामी जजमेंट, ऑप्शन बी है श्रेया सिंगल केस, ऑप्शन सी है IR कोयलो केस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। वो ये है कि आधार कार्ड को वोटिंग सिस्टम से लिंक करने से क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है 250 शब्दों में। चलिए आर्टिकल की ओर आते हैं। तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये आधार और वोटर आईडी को लिंक करने से क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में है। तो इस बारे में हम चर्चा करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 लाया गया, जो कि लोकसभा में पास कर दिया गया है। उसी के द्वारा एक प्रोविजन इस बिल में यही रखा गया है कि वोटर और आधार कार्ड को लिंक किया जाएगा। अब बात यह है कि वोटर और आधार कार्ड को अगर लिंक किया जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो बताया गया है कि तेलंगाना में ऑलरेडी ये कार्य किया जा चुका है जब इपिक डेटा को आधार डेटा से लिंक किया गया। इसके चलते हुए देखने को ये मिला कि तेलंगाना में करीब 2 मिलियन वोटर्स जो है उनके नाम वोटिंग रोल से बाहर हो गए। वोटिंग रोल से इनके नाम बाहर हो गए, अर्थात ये वोट अब नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर बात यही किया गया है कि डेटा इंटीग्रेशन जो करने की बात की गई है। अगर हम तेलंगाना वाला केस भी देखें तो यहाँ पे आधार डेटा और वोटिंग आईडी डेटा को जब यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया तो प्रोसेस क्या होगी, ये प्रोसेस पे बिल्कुल साइलेंट है ये आने वाला बिल भी। और तेलंगाना में जो पायलट प्रोजेक्ट किया गया उससे संबंधित जानकारी वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। उसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो जो ECI का लेटर मिलता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ तेलंगाना के इस लेटर के अनुसार यहाँ पर स्टेट रेसिडेंट डेटा हब का इस्तेमाल करने को कहा गया। अर्थात इस डेटा के अनुसार लोकेशन टू लोकेशन यहाँ पर उन एरियाज को ट्रेस किया गया जिनका नाम आधार डेटा में मौजूद था कि इस लोकेशन में ये सारे लोग रहते हैं। अब जिन लोगों का वो डेटा मैच नहीं होता है वोटर आईडी कार्ड से, उनका नाम सीधे निकाल दिया गया। उसके अलावा यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन भी किया गया। तो एक 360 डिग्री प्रोफाइलिंग यहाँ पर की गई तेलंगाना और उसके साथ में आंध्र प्रदेश में भी। तो इसके चलते हुए यहाँ पर 2 मिलियन वोटर्स का नाम जो है वो तेलंगाना में 2018 के इलेक्शन से बाहर हो गया, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना था। उसके अलावा डिसइनफ्रेंचमेंट की भी बात की गई है, अर्थात मताधिकार को निकाल देने की भी बात हुई है। अपने आप में जब आप बिना सिस्टम के, बिना पारदर्शिता के अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का एक अधिकार इसमें खत्म होता है। लोगों का ये जो अधिकार खत्म हो रहा है इसके पीछे ही इसे ही बताया गया है कि मत अधिकार का खत्म होना या डिसइनफ्रेंचमेंट। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर द वेरिफिकेशन ऑफ वोटर्स इज डन थ्रू गवर्नमेंट सैंक्शनड एल्गोरिथम प्रोसेस अननोन टू पब्लिक एंड मेंटेन्ड बाय प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पे जो वेरिफिकेशन किया जा रहा है ये किस पद्धति का वेरिफिकेशन, इसकी क्या प्रोसेस है, क्या इसका एल्गोरिथम यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके साथ में एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये कार्य जो है इसमें प्राइवेट कंपनीज का बड़ा रोल है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे प्राइवेट कंपनी सर्विसेज के लिए हायर करती है। तो यहाँ पर पब्लिक डोमेन में ये पता नहीं है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी इस चीज़ को कर रही है। उसके अलावा
इलेक्ट्रल डेटा पे एक सर्विलेंस की बात भी की गई है कि इससे एक निगरानी सिस्टम डेवलप हो सकता है इलेक्ट्रल डेटा पे, जो कि अपने आप में सार्वभौम मताधिकार का कंसेप्ट का वायलेशन है। उसके अलावा 2021 में जब तेलंगाना में मॉक इलेक्शंस हुए, तो यहाँ मॉक इलेक्शंस हुए, ये मॉक इलेक्शन में फेस रिकॉग्नाइजेशन और बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया गया। अपने आप में फेस रिकॉग्नाइजेशन, बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं सीक्रेट बैलेट का वायलेशन है। हर किसी को ये अधिकार होता है कि वो अपना मत दे, और मत देने के साथ साथ ये इसकी गोपनीयता भी बनाए रख सकता है। लेकिन फेस रिकॉग्नाइजेशन, बायोमेट्रिक, इन सारी चीज़ों को यूज़ करना यहाँ पर कहीं ना कहीं सीक्रेट बैलेट का उल्लंघन बताया गया है इस आर्टिकल में। उसके अलावा द डेटा विल ऑल्सो एनेबल द रूलिंग पावर टू माइक्रो इन्फ्लुएंस पीपल ऑन द डे ऑफ वोटिंग। कहीं ना कहीं अगर आधार डेटा देखें तो इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो कि वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो जो रूलिंग पावर है कहीं ना कहीं वो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकती है। उसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ UIDAI डेटा इटसेल्फ इज ऑफन साइटेड एज अनडेमोक्रेटिक एंड विल इम्पैक्ट इलेक्ट्रल फंक्शनिंग एंड इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी एट लार्ज। तो बताया गया है कि डेटा का, अगर आधार डेटा का इस्तेमाल किया जाता है तो ये अपने आप में अलोकतांत्रिक है, और जो इलेक्शन की पद्धति है उसको ये नकारात्मक रूप से प्रभाव डाल सकता है, जो कि हमारी लोकतंत्र के लिए भी एक विपरीत परिणाम देंगी। चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना चाहती थी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, खासकर प्लास्टिक वेस्ट के संबंध में। अक्टूबर में ये बात की गई थी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इससे जुड़ी हुई पॉलिसी नीति को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा इस साल के अंत तक। और आज हम इस साल के अंत तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमें ऐसा धरातल पे कुछ चीज़ दिखती नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो हम देखते हैं कि हमारे पर्यावरण में आसपास प्लास्टिक, पन्नी, हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एक चिप्स का पैकेट ही अगर हम ले लें तो एक चिप्स का पैकेट दुकान यहाँ पर कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर लेती है, दुकानदार इसको बेच देता है, ग्राहक उसको उपयोग करके फेंक देता है। अब यहाँ पे प्रॉफिट जो जनरेट करती है वो तो कंपनी जनरेट करती है। अब प्लास्टिक में वो इस सामान को पैक करके अपने आप में अपना प्रॉफिट तो जनरेट कर लेती है, लेकिन इससे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि जो कंपनी है उन पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि वो उनके द्वारा जो प्लास्टिक पैदा किया जा रहा है उसको रिसाइकल करने में मदद करे। तो यहीं पर रोल आता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इससे जुड़ी हुई नीति ही सरकार ने लागू करने की बात की गई थी। अब इससे क्या इश्यू जुड़े हुए हैं वो देख लेते हैं। तो डिसरिगार्ड कमिटमेंट मेड बाय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, स्वच्छ भारत मिशन एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो यहाँ पर अगर हम 3 मुख्य रूल्स देखते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट रूल्स, स्वच्छ भारत मिशन और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, इनके अंदर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि रिसाइकल प्लास्टिक और प्लास्टिक को टैकल करने में अपने आप में अधूरी साबित होती है। जिस तरीके से मैंने एक चिप्स कंपनी का उदाहरण दिया, यहाँ पर जो FMCG कंपनीज हैं should account for the cost of collection of the reused and recycled plastic। तो यहाँ पर बताया गया है आर्टिकल में कि FMCG कंपनीज जो है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक का उत्पाद करती है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, उन पर ये जवाबदेही डालना ज़रूरी है कि वो प्लास्टिक का जो रिसाइकल और रीयूज़ का जो उद्देश्य है वो पूरा करे, और उसके लिए यहाँ पर जो खर्चा होता है उसे भी व्यय करे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये चीज़ को प्लास्टिक को इस्तेमाल करके अपना प्रॉफिट जनरेट करती है। अब बात ये आती है कि इससे अलग अलग जुड़े हुए मुद्दों के बारे में बात करते हैं। 3 फ्रंट पे हम बात करेंगे, पीपल, प्लास्टिक एंड प्रोसेसिंग। तो अगर हम लोगों की बात करें, पीपल की बात करें, तो बहुत से हमारे देश में वेस्ट पिकर्स या जिन्हें हम रैक पिकर्स, स्क्रैप डीलर्स, एग्रीगेटर्स, रीप्रोसेसर्स, अपने आप में एक पूरा पिरामिड है प्लास्टिक्स को जो कलेक्ट करता है। लेकिन अगर हम वास्तविकता में देखें तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर को इतने अच्छे से एड्रेस नहीं करती। उसके अलावा जो हमारे समाज में वेस्ट पिकर्स है, स्क्रैप डीलर्स है, जो कि अपने आप में बड़ी भूमिका अदा करते हैं प्लास्टिक कलेक्ट करने में और इसे रिसाइकल और रीयूज के लिए देने में, इनके लिए कहीं भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, मिनिमम वेजेस नहीं है और दूसरे जुड़े हुए हेल्थ कवरेजेस इन्हें नहीं है, जो कि अपने आप में एक समाज के रूप में हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा साबित होता है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि EPR शुड हैव वर्कड ऑन रजिस्टरिंग दिस डेटा। तो इनसे जुड़े हुए रैक पिकर, स्क्रैप डीलर, एग्रीगेटर से जुड़ा हुआ जो डेटा है, इसको हमें ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, इसे हमें
एक धरातल पे लाने की ज़रूरत है कि प्रॉपर इसमें रजिस्ट्रेशन हो, कहाँ से क्या कलेक्ट किया जा रहा है, कितना इफेक्टिव है, किन चीज़ों को एड्रेस किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में एक पूरा रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें बने। उसके अलावा हम प्लास्टिक की बात करें तो यहाँ पे प्लास्टिक हम बहुत अलग अलग तरीके से प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। खासकर मल्टी मटेरियल प्लास्टिक आइटम्स जो है वो इन रूल्स में कहीं भी एड्रेस नहीं किया गया है। प्लास्टिक पैकेजिंग ही हमने यहाँ पर इंक्लूड की है, लेकिन मल्टी मटेरियल प्लास्टिक्स जैसे चप्पल, सैनिटरी पैड्स आ जाते हैं, तो इनके इस्तेमाल और रिसाइकल की बात पे कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और ये रूल्स हमने जिनकी चर्चा करी ये अपने आप में साइलेंट है, अपने आप में इन पर कुछ नहीं कहते हैं। अब यहाँ पर यही आर्टिकल में बात की गई है कि जो मल्टी मटेरियल प्लास्टिक आइटम्स हैं इनको इंक्लूड करना चाहिए इन EPR पॉलिसीज़ में, जिससे मल्टी मटेरियल प्लास्टिक आइटम्स जो है उन्हें भी एड्रेस किया जा सके और इन्हें भी हमारे इन्वायरमेंट से हानि पहुंचाने से बाहर निकाला जाए। उसके अलावा अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो बहुत सी प्रोसेसिंग जो रिकॉग्नाइज की गई है ड्राफ्ट EPR से, उसमें जो प्रोसेस दी गई है वो प्रोसेस से CO2 काफ़ी मात्रा में रिलीज होता है। CO2 की जब भी हम रिलीज होने के कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो वही ये मुद्दा जुड़ जाता है क्लाइमेट चेंज से। तो यहाँ पर हम प्लास्टिक रिमूव करके इन्वायरमेंट को एक तरफ बचाने की बात कर रहे हैं, भाई हम इसकी प्रोसेसिंग में CO2 रिलीज करके हम वही क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो को प्रोसेसिंग मैकेनिज्म है, जो प्रोसेसिंग मैकेनिज्म है इसमें ऐसा होना चाहिए जिससे कम से कम इन्वायरमेंट को हानि हो। उसके अलावा प्रोसेसेस जो स्वच्छ ITC लिमिटेड ने शुरू करी गई थी, ये अपने आप में बताया गया उदाहरण के तौर पे कि अपने आप में कुछ प्रोसेस ऐसी स्टार्ट हुई है, लेकिन ये अपने आप में इतनी सफिशिएंट नहीं है। मल्टी लेयर्ड जो प्लास्टिक है उसे एड्रेस करने के लिए ये प्रोसेस चालू गई थी, लेकिन अपने आप में काफ़ी सीमित है, काफ़ी सीमित स्तर तक है। तो ज़रूरत है कि इसको स्केलेबल बनाया जाए, इसको और ज़्यादा फैलाया जाए। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.lawsico.com भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।